हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर जो कि है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जो चैप्टर है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अलग अलग चैलेंजेस और अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमने ड्यूरिंग आवर इंडिपेंडेंस जो कि 1947 के पीरियड में है उसके टाइम पे जो भी हमने चैलेंजेस फेस करे वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ पार्टीशन का जो ट्रॉमा था और पार्टीशन के दौरान हमने क्या प्रॉब्लम फेस करी उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है इट्स अबाउट अ ब्रीफ डिस्कशन जो कि हुआ। तो हमको इंडिपेंडेंस मिली कब? हमको इंडिपेंडेंस मिली थी 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट को। तो वो जो रात के 12 बजे थे 14 और 15 अगस्त के बीच में उस वक्त हमको मिली इंडिपेंडेंस। दैट इज़ ऑन 15 अगस्त 1947। पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे दैट इज़ 14 अगस्त 1947 और हम मानते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंस डे इज़ ऑन 15 अगस्त 1947। तो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समझो पहले क्या था। तो जिस असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कब? 1946 से लेकर के 1949 तक, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेनली इसी ड्यूरेशन में बन गया। अच्छा, इस असेंबली में जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बना, जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत फेमस स्पीच दी थी, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। तो इस स्पीच के अंदर उन्होंने क्या बोला? इस स्पीच के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला कि इंडिया विल बी अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया विल नेवर बी हिंदुस्तान पाकिस्तान। इसका मतलब क्या था? उनका मतलब एक तरीके से ये था कि अब तक जो हो गया सो हो गया, पार्टीशन हो गया, ब्रिटिशर्स आए चले गए, लेकिन अब जो इंडिया बना है, जो फाइनल जो हम आज इंडिया का मैप देखते हैं, तो अब जो इंडिया बना है इट विल नॉट बी फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या फिर कल्चरल जो है हमारा डिस्टिंक्शन, डाइवर्सिटी, उसके बेस पे इंडिया कभी दोबारा डिवाइड होगा नहीं। तो ऐसा उन्होंने एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखा। अच्छा, और ये उन्होंने कब बोला? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक स्पेशल सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा बोला। ठीक है, तो ये जनरली एमसीक्यू में आता है कि क्या उनकी स्पीच का नाम था? उनकी स्पीच का नाम था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। आगे चलते हैं। तो ये हमारे चैप्टर का मेन हाईलाइट है कि क्या 3 चैलेंजेस थे जो हमने फेस किए ड्यूरिंग आवर इंडिपेंडेंस। तो जो मेन 3 चैलेंजेस हमने फेस किए देवर, सबसे पहला यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ पर नेशन बिल्डिंग लिखा है बट आई सजेस्ट आप यहाँ पे पहला पॉइंट लिख के यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्या मतलब था कि देखो इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। तो इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है कि लोगों को यूनाइट करना वॉज द मेन टास्क, पहला। दूसरा क्या मतलब है इसका? दूसरा मतलब ये है कि देखो इंडिया में ना बिफोर इंडिपेंडेंस, जब पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश एक ही कंट्री थे, तब हमारी 565 स्टेट्स थी, 565 स्टेट्स। ठीक है, तो इतनी सारी स्टेट्स थी तो इनमें इतनी सारी डाइवर्सिटी थी, सबकी अपनी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी। तो इन सबको एक सिंगल आइडेंटिटी देना कि नाउ यू आर एन इंडियन, नाउ यू बिलोंग टू अ न्यू कंट्री कॉल इंडिया। तो ये सेंस ऑफ यूनिटी लेकर के आना, अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स, अलग अलग लोगों के अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के अंदर वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सबको इंश्योर करना कि इंडिया जो कंट्री होगी वो उसके अंदर सबके लिए एक प्लेस है, नो मैटर आप कौन सी क्लास, कास्ट, किससे बिलोंग करते हो, आपके लिए देयर विल बी अ प्लेस इन द कंट्री, देयर इज़ ऑलवेज अ प्लेस इन द कंट्री। इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑफ कंट्री तो आपको हमेशा सेम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट और स्पेस मिलेगी। तो ये इंश्योर करना वॉज द पार्ट ऑफ फर्स्ट चैलेंज, दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसने क्या ध्यान रखा कि जितनी भी डाइवर्सिटी है सब आपस में यूनाइट हो और एक ही कंट्री का पार्ट बने। सेकेंड हमारा चैलेंज था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। हमको डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी थी। मतलब कि क्या, देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि 1946 से लेकर के 1949 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमको डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करनी है। अब क्या है कि मैं ऑन पेपर तो मैं लिख दूँ कि वी आर डेमोक्रेसी, लेकिन इसका मतलब क्या हम डेमोक्रेसी हैं? नहीं, ऑन पेपर लिखने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हमको भी प्रैक्टिकली अप्लाई करना था कि हम सिर्फ ऑन पेपर डेमोक्रेसी नहीं है, हम एक्चुअल में डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करें, एक प्रैक्टिकलिटी हो, कंट्री में डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हो, सिर्फ ऑन पेपर लिखा हुआ ना हो। तो डेमोक्रेसी को प्रैक्टिकली एस्टैब्लिश करना हमारा सेकेंड चैलेंज था।
हमारा थर्ड चैलेंज था डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ इंटायर सोसाइटी। इंटायर सोसाइटी वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि देखो, हाँ, एक तो हमारी कंट्री में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे ओनली 14% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि लिटरेट थी या कि पढ़ी लिखी यानी कि पढ़ी लिखी थी। ठीक है, तो सिर्फ 14% ऑफ द पॉपुलेशन पढ़ी लिखी थी और बहुत लोग पॉवर्टी से जूझ रहे थे। तो हमारी कंट्री में मेन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पॉवर्टी की थी। तो इसलिए हमारा मेन चैलेंज था, एक तो पॉवर्टी हटानी है, दूसरा इकोनॉमिकली इफेक्टिव पॉलिसीज़ लेकर के आनी है जिससे कंट्री की ग्रोथ हो। अच्छा, कंट्री की ग्रोथ हो का क्या मतलब है? जैसे अगर हम आज भी देखते हैं कि जनरली क्या होता है कि कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी काफ़ी बूस्ट अप कर रही हैं, काफ़ी ग्रो कर रही हैं, लेकिन कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं जो कि लैग कर रही हैं। तो उनका एम ये नहीं था, उनका एम ये था कि सिर्फ कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ना ग्रो करे, रिच और पुअर के बीच का गैप ना हो, बल्कि एंटायर सोसाइटी ग्रो करे साथ में, इकोनॉमिकली और सोशली भी, और इसी के साथ साथ पॉवर्टी भी ख़त्म हो। और कंट्री में जो भी सोशल इवल्स हैं जैसे कि वर्ना सिस्टम, कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, तो ये सब से हम डील करें और इसको ख़त्म करें। तो ये हमारा थर्ड चैलेंज था। तो ये हमारे 3 मेन चैलेंजेस थे जिससे हमने डील करा आफ्टर इंडिपेंडेंस। अच्छा, तो पहली बात तो चलो ठीक है, हमको समझ में आ गया, सब हमारे चैलेंजेस थे, लेकिन पार्टीशन हुआ क्यों? ठीक है, इंडिपेंडेंस हमको मिल गई, तो ये पार्टीशन क्यों हुआ? तो जो पार्टीशन होने का मेन रीज़न था वो था टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी किसने दी थी? टू नेशन थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ये जो इंसान थे मोहम्मद अली जिन्ना, ये पार्टीशन से पहले हमारी एक पार्टी थी मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग का पार्ट थे। तो मुस्लिम लीग पार्टी में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हिंदूज़ और मुस्लिम 2 सेपरेट कम्युनिटीज़ हैं और ये साथ में नहीं रह सकती। तो इसके लिए हमको एक सेपरेट नेशन चाहिए जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान। अच्छा, ये इनकी थ्योरी ना खुद में ही कॉन्ट्रडिक्टरी थी। क्यों? क्योंकि इंडिया में जितने मुस्लिम रहते हैं वो पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन से ज़्यादा है। मतलब कि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई कि वी नीड अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स। बट ठीक है, उस टाइम के हिसाब से इनकी बात सुनी गई और एक सेपरेट नेशन बनाया गया जिसको हमने बोला पाकिस्तान। ठीक है जी। अच्छा, उसी के साथ साथ क्या हुआ कि ये ज़रूर ऐसा नहीं था कि सबने, सारे मुस्लिम्स ने इस स्टेटमेंट को, इस चीज़ को सपोर्ट किया, नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने डिनाई करा कि नहीं, हमको एक नई कंट्री नहीं चाहिए, वी शुड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि खान अब्दुल गफ़ार खान, इनका हमको आगे एग्जाम्पल मिलेगा। तो ये बेसिकली मेन पॉइंट ये था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है ये थियोरी दी थी कि हिंदूज़ और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते, सो वी नीड अ सेपरेट नेशन। इसको हमने बोला टू नेशन थ्योरी, और ये अल्टीमेट रीज़न थी ऑफ पार्टीशन। चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो है डिफ़िकल्टीज़ रिलेटेड टू पार्टीशन इन इंडिया। तो क्या क्या हमको डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिली? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला हमारी जो डिफ़िकल्टी थी इन पार्टीशन, वो ये थी कि देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया। तो क्या था? कंट्री थी इंडिया, पूरी कंट्री थी, पूरी कंट्री के अंदर छोटी छोटी पॉकेट्स बनी हुई थी। ठीक है, छोटे छोटे एरियाज थे जहाँ पे मुस्लिम रहते थे। कोई डिफाइंड एरिया नहीं था कि यहाँ मुस्लिम रहते हैं, यहाँ हिंदू रहते हैं, तो इनको अलग कर दो। नहीं, हर जगह कहीं मुस्लिम रह रहे हैं, कहीं हिंदू रह रहे हैं, कहीं वो आपस में नेबर्स बन के रह रहे हैं, तो कोई भी डिफाइंड एरिया नहीं था। ठीक है, छोटी छोटी पॉकेट्स बनी हुई थी पूरी ऑल ओवर दी कंट्री। तो इसलिए क्या हुआ कि जो 2 मेन एरियाज़ थे, एक तो हमारा वेस्ट में जहाँ पे आज पाकिस्तान है और जहाँ पे आज बांग्लादेश है, उसको हमने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में डिवाइड किया। पहले हम बांग्लादेश को जो है ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, तो इनको 2 में डिवाइड किया गया, रिजल्टिंग 2 एरियाज़ बने ऑफ पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान, बीच में इंडिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक तो वेस्ट पाकिस्तान में एक चीज़ और याद रखना कि जो पंजाब वाला एरिया है उसको हमने डिवाइड करा। ठीक है, तो आधी स्टेट गई पाकिस्तान में और आधी स्टेट रही इंडिया में। सिमिलरली हमने ईस्ट में भी किया, जो हमारा बंगाल है जिसको हम आज वेस्ट बंगाल बोलते हैं, तो वो बंगाल को 2 में डिवाइड किया गया, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश में चली गई और वेस्ट बंगाल इंडिया में रह गई, इसलिए हम आज की डेट में बंगाल को वेस्ट बंगाल बोलते हैं। तो ये था।
ठीक है। तो पहली हमारी डिफ़िकल्टी क्या थी कि कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं थी, छोटी छोटी पॉकेट्स में हर जगह थोड़े थोड़े मुस्लिम्स रहते थे। तो हमको नहीं पता था कि कहाँ से पार्टीशन करा जाए, कहाँ से पाकिस्तान को काट करके दिया जाए। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि 2 सेट ऑफ पाकिस्तान बने, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। उसी के साथ साथ हमारा जो दूसरा चैलेंज था वो ये रहा कि सब मुस्लिम्स को पाकिस्तान में नहीं जाना था। जैसे कि अभी मैंने बताया था खान अब्दुल गफ़ार खान, जिनको हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते थे, उन्होंने क्या बोला कि हमको पाकिस्तान में नहीं जाना भाई, आई एम अ गांधी फॉलोअर, मुझे इंडिया में ही रहना है, तो मैं इंडिया में ही रहूँगा। लेकिन उनके बात किसी ने सुनी नहीं, उनकी बात दबा दी गई और अल्टीमेटली पार्टीशन हो गया। ठीक है। और ये मैंने आपको बताया कि पंजाब और बंगाल को बीच में से बाइफरकेट किया गया, मतलब बीच में से काटा गया। मान लो एक पूरी स्टेट है पंजाब, ठीक है, उसको बीच में से काटा गया। आज की डेट में जो पंजाब है वो इंडिया में है और जो लाहौर वाला साइड है वो पाकिस्तान साइड चला गया। तो इसलिए पंजाब और बंगाल को बीच में से डिवाइड करा गया। और पंजाब और बंगाल को डिवाइड करते ही वहाँ बहुत बुरी हालत थी। जो भी रेफ्यूजी कैंप्स वगैरह थे, जो भी माइग्रेशन था, एक्सट्रीमली बुरी हालत थी। क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे वो हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए चलते हैं हमारी फोर्थ प्रॉब्लम पे। ये हमारी फोर्थ प्रॉब्लम है, क्या है? प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़। देखो, सारे लोग शिफ्ट नहीं हुए, ठीक है। पाकिस्तान में कुछ हिंदूज़ रह गए और इंडिया में भी कुछ मुस्लिम्स रह गए, लेकिन क्या हुआ, आफ्टर पार्टीशन पाकिस्तान में हिंदुओं को इल ट्रीट करने लगे कि ठीक है, तुमको अलग नेशन दे तो दिया, जाओ अपनी नेशन, यहाँ क्यों बैठे हो। तो वो अपनी ही कंट्री में एलियंस बन गए। और जो इंडिया में मुस्लिम्स रहते थे उनको इल ट्रीट करते थे हिंदू और सिख्स कि अब जाओ पाकिस्तान में, तुमने मांग कर दी थी अलग नेशन की, अब जा क्यों नहीं दे, और उनको इल ट्रीट करते थे, मारते थे। तो वो अपनी ही कंट्री में एलियंस बन गए, एक तरीके से अपने घर में इनसिक्योर हो गए। तो ये था हमारा प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है। आगे चलते हैं, ये मेन हमारी प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम? सबसे पहले कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी, छोटी छोटी पॉकेट्स थी। दूसरी प्रॉब्लम, सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। तीसरी प्रॉब्लम, पंजाब और बंगाल को हमने बाइफरकेट किया था क्योंकि पंजाब और बंगाल में बहुत सारी पॉपुलेशन थी, जिनमें से काफ़ी सारे मुस्लिम्स थे, काफ़ी सारे हिंदूज थे और सिख्स थे, तो उनको डिवाइड करना पड़ा। तो थर्ड प्रॉब्लम हमारी ये थी कि पंजाब और बंगाल को बाइफरकेट करना पड़ा, इसने बहुत कियोस क्रिएट करा। और फोर्थ प्रॉब्लम थी हमारी प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़, कि कैसे ये लोग अपने ही कंट्री में एलियंस बन गए। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। देखो, पार्टीशन में ना बहुत सारी चीज़ें गलत हुई। तो क्या गलत हुई, क्या ट्रेजिडीज़ हुई, क्या बुरी चीज़ें लोगों को फेस करनी पड़ी आफ्टर और ड्यूरिंग पार्टीशन, उसके बारे में लिखा है। सबसे पहले तो ट्रैजिक ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन, अबाउट 80 लाख लोग ट्रांसफ़र हुए इधर से उधर। तो उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, लोगों को बहुत एक तरीके से झटका लगता है, शौक लगता है कि यार अब तक हम यहाँ रह रहे थे, हम इतने सालों से यहाँ रहते आ रहे हैं, सडनली हमको पूरा शिफ्ट करके कहीं और लैंड पर जाना पड़ रहा है और हमको कहा जा रहा है कि अब ये इंडिया का पार्ट नहीं है, अब हम पाकिस्तान जा रहे हैं, या फिर हम पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं। तो पीपल वर हाईली शॉक्ड और 80 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ करके इधर उधर ट्रांसफ़र किया, विच वॉज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर देम, ठीक है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस रहा हमारा, वो ये था कि किलिंग और एट्रॉसिटीज़, किलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी उस टाइम पर, बहुत लोग मारे गए थे, 5 से 10 लाख लोग मारे गए सिर्फ इसी दौरान, पार्टीशन के दौरान। हिंदू मुस्लिम राइट्स में पार्टीशन करते वक्त एक बहुत ही टेंस माहौल हो गया था, लोगों ने एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो इसी माहौल में 5 से 10 लाख लोग मारे गए, और ये तो ऑन पेपर रिकॉर्ड है, ऑफ पेपर रिकॉर्ड अभी तो मालूम ही नहीं, ठीक है। तो थर्ड क्या चैलेंज रहा हमारा, कम्यूनल जोन्स इन मेजर सिटीज़। तो जो हमारी मेजर सिटीज़ थी उनमें कम्यूनल जोन्स थे, कि जो भी रेफ्यूजी कैंप्स वगैरह हैं, जो भी शिफ्टिंग हो रही है, वहाँ पर कम्यूनल जोन्स बनाए गए। उसी के साथ साथ हमारा फोर्थ कॉन्सिक्वेंस है ऑनर किलिंग। तो ऑनर किलिंग में क्या होता है, जनरली बच्चों को उनके जो पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद ही मार देते थे, स्पेशली वुमेन, स्पेशली लड़कियाँ, कि यार अब हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कीप दिस। और या वो खुद ही मार देते थे कि ताकि उनको कोई अबडक्ट ना करके ले जाए, या कुछ मिस हैपनिंग ना हो उनके साथ, इसलिए लोग अपने बच्चों को खुद ही मार रहे थे और बहुत बुरी हालत थी उस टाइम पे। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मार रहे थे उसको ऑनर किलिंग बोला गया। नेक्स्ट था हमारा रिफ्यूजी कैंप्स में। रिफ्यूजी कैंप्स की बहुत ही बुरी हालत रही,
हमने देखा कि कैसे रेफ्यूजी कैंप्स की बहुत बुरी हालत हो गई थी, ओवरफिल्ड हो गए थे, इतनी सारी पॉपुलेशन थी, इतने लोग माइग्रेट हो करके आ रहे हैं कि रेफ्यूजी कैंप्स भी ओवर पॉपुलेट होते जा रहे हैं। बहुत सारी पॉपुलेशन छोटी छोटी जगहों पे रह रही है, प्रॉपर कुछ सेटलमेंट नहीं है, तो वो भी काफ़ी देखने को मिला। उसके बाद था हमारा वुमेन वर अबडक्टेड एंड रेप्ड एंड फोर्सफुली कन्वर्टेड एंड मैरिड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो वुमेन थी उनके लिए तीन वर्ड्स लिखे गए। पहला दे वर अबडक्टेड, मतलब उनको उठा ले जाते थे, किडनैप कर लेते थे। तो एडल्ट्स को तो किडनैप नहीं कर सकते, तो यहाँ पे द राइट वर्ड इज़ अबडक्टेड, ठीक है। तो वुमेन्स को अबडक्ट कर लेते थे, उठा के ले जाते थे, और दे वर रेप्ड और फोर्सफुली मैरिड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि फोर्सफुली, मान लो कोई हिंदू अगर किसी मुस्लिम फीमेल से शादी करेगा तो वो भी हिंदू बन जाएंगी आफ्टर मैरिज, एंड वाइस वर्सा अगर कोई मुस्लिम किसी हिंदू फीमेल से शादी करेगा तो वो भी मुस्लिम बन जाएंगे आफ्टर मैरिज। सो टू मतलब इस दौरान क्योंकि पार्टीशन चल रहा था तो बहुत सारी वुमेन देवर रेप, देवर कन्वर्टेड फोर्सफुली, उनको उठा जाते थे, उनसे शादी करते थे ताकि उनका धर्म परिवर्तन हो जाए। तो ये सब भी बहुत हुआ, वुमेन की हालत बहुत ख़राब थी ड्यूरिंग पार्टीशन। तो ये भी हमने देखा, ये भी एक मेजर कॉन्सिक्वेंस था ऑफ पार्टीशन। लास्ट हमारा कॉन्सिक्वेंसेज है चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स। बच्चों को उनके पेरेंट्स से सेपरेट करके दूसरी कंट्रीज़ में रखना, और उनकी किडनैपिंग वगैरह बहुत बढ़ गई थी इस टाइम पर। ये वन ऑफ द रीजंस था कि देवर, मतलब जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों की ऑनर किलिंग कर रहे थे, ताकि अगर इनको उठा करके ले जाएं तो इनको बहुत इल ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइम पर ये सब बहुत देखने को मिला, एंड इट वाज अ वेरी ट्रैजिक पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री। इट विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज अ वेरी पेनफुल इंस्टेंस। तो इसके बारे में हमारे कॉन्सिक्वेंसेस थे। तो ये था अबाउट पार्टीशन। आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, तो सारी प्रिंसली स्टेट्स को हमको इंटीग्रेट करना था, ठीक है। तो इंडिया में हमको इंटीग्रेट करना था सारी प्रिंसली स्टेट्स को। अच्छा, ब्रिटिश इंडिया, देखो क्या था यहाँ पे, हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के अंडर वो थे, रूलर्स थे, लोकल रूलर्स थे, नवाब वगैरह थे, जिनको पपेट रूलर बोला गया, ठीक है। वो लोग डायरेक्टली रूल करते थे ऑन पीपल, मतलब ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल नहीं करते थे किन पे, जनरल पब्लिक पे। उनके पपेट रूलर्स थे, नवाब एंड ऑल, जो डायरेक्टली रूल करते थे पॉपुलेशन पे या पब्लिक पे, ठीक है। तो क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए इंडिया को। उन्होंने बोला कि या तो तुम इंडिया ज्वाइन कर सकते हो, जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने बोला अब हम जा रहे हैं, अब तुम अपनी स्टेट खुद संभालो। तो जो भी प्रिंसली रूलर्स थे उनको 3 ऑप्शंस दिए गए कि या तो इंडिया ज्वाइन कर लो, या पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या फिर अपनी एक सेपरेट नेशन भी बना सकते हो। तो सारी जो कन्फ्यूजन थी वो यहीं से स्टार्ट हुई कि हमको 3 ऑप्शंस दिए गए, ठीक है। तो इस सब को हमने बोला गया पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। और जब वो लोग गए तो इंडिया को उन्होंने एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में डाल दिया कि खुद की स्टेट भी बना सकते हो। तो जो बहुत पावरफुल रूलर्स थे जैसे कि महाराजा ऑफ मणिपुर, महाराजा ऑफ हैदराबाद या निज़ाम ऑफ हैदराबाद, और कश्मीर इशू तो जो आज तक चलता आ रहा है, तो क्या है ये सारे इशूज़ इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक और ऑप्शन दे दिया कि रिमेन इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड हमने बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी। क्या प्रॉब्लम्स फेस करी वो देखते हैं। तो आफ्टर मैथ क्या रही, मोस्ट ऑफ द प्रिंसेस डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। तो जितने भी हमारे रिच वो थे प्रिंसली रूलर्स, नवाब से, उन्होंने बोला कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। फर्स्ट डिक्लेरेशन बाय रूलर ऑफ त्रिवन्नकोर। तो क्या बोला रूलर ऑफ त्रिवन्नकोर ने, उन्होंने ये बोला कि ठीक है यार, जो भी है मतलब हम इंडिया का पार्ट बन जाएंगे। त्रिवन्नकोर ने सबसे पहले एग्री किया था इस बात पे दैट वी विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। Indian independence was aimed at unity, self-determination and democracy in most of the princely states. Governments were run in a non-democratic manner. तो यहाँ पे क्या था कि इंडिया का मेन एम ये था कि हमको सबको इंटीग्रेट करना है और हमको डेमोक्रेटिक मैनर में कंट्री को रन करना है। अच्छा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थोड़ी बहुत ना एक तो हम ना ऑटोनॉमी देने के लिए भी रेडी थे कि ठीक है यार, हम तुमको थोड़ी बहुत स्पेशल पावर दे देंगे, तुम प्रिंस हो, ठीक है, थोड़ी बहुत स्पेशल पावर ले लो, लेकिन इंडिया में आओ। इंडिया और पॉसिबल डिवीजन के अगेंस्ट था। इंडिया ने बोला इंडिया पाकिस्तान दैट्स इट, और डिवीजन मत करो, ठीक है। अगर आपको जाना है आप पाकिस्तान में चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन और डिवीजन मत करो।
ठीक है। तो इंडिया का मेन एम था। उसी के साथ साथ इंडिया ने थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी देने को भी इंडिया रेडी हो गया कि ठीक है थोड़ी बहुत स्पेशल पावर ले लेना, बीइंग द नवाब और बीइंग द प्रिंसली रूलर, लेकिन ज्वाइन अस। तो गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी? गवर्नमेंट की 3 मेन अप्रोच रही यहाँ पर। गवर्नमेंट ने ये बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनो। कुछ लोग तो पहले से जो चुपचाप आराम से उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया और वो इंडिया का पार्ट बन गए। क्या साइन करा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको साइन करते थे प्रिंसली रूलर और इंडिया का पार्ट बन जाते थे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि काफ़ी रूलर्स ने तो चुपचाप इंडिया का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया। काफ़ी लोगों ने बहुत नखरे किए, उनको ऑटोनॉमी देनी पड़ी, स्पेशल ऑटोनॉमी। और उसका लॉजिकल रीज़न भी है। तुम सोच के देखो, तुम एक कंट्री के एक रीजन के, एक स्टेट के प्रिंस हो और वहाँ पे आके तुमको कोई बोले कि यार आज से तुम्हारी स्टेट एक कंट्री का पार्ट होने वाली है, आप तुमको कोई वो नहीं मिलेगी, पावर नहीं मिलेगी, एंड यू विल बी अ नॉर्मल सा सिटीजन। विल यू एक्सेप्ट दैट? नो, राइट। तो क्या हुआ, बहुत लोगों ने बोला कि यार हम तो रेडी नहीं है, वी नीड सम ऑटोनॉमी। तो सम रीजन, कुछ ऐसे रीजन थे जिनको स्पेशल ऑटोनॉमी दी गई। तो एक तो बैकड्रॉप था पार्टीशन का। पार्टीशन के बैकड्रॉप में हमको हमारी बाउंड्रीज नहीं समझ आ रही थी कि कहाँ से हमारी इंडिया की बाउंड्रीज लाई करेंगी, कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो रेडी हैं इंडिया में आने के लिए। ठीक है। तो ये सब चल रहा था इंडिया के अंदर। उसके बाद जो यहाँ पे मेन रोल जिन्होंने प्ले किया वो थे सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे इंसान थे जिनको आज की डेट में हम आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने मेजर काम किया था ऑफ इंटीग्रेटिंग इंडिया और जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उन सबको इंटीग्रेट करने का काम डिप्लोमेटिकली और फर्मली। ऐसा नहीं कि शोर शराबा करके, हल्ला वल्ला करके, लड़ाई करके इंटीग्रेट करा, नहीं। हाँ, कहीं कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई थी हैदराबाद में, मणिपुर में, बट मोस्टली स्टेट्स को बहुत ही डिप्लोमेटिकली और फर्मली डील करके, प्यार से, थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिकली, थोड़ा चालू पत्ती दिखा करके हमने इंटीग्रेट किया इंडिया में। और वो सारा काम सरदार पटेल ने किया। तो वो थे कौन? वो हमारे फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो सरदार पटेल सबसे पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर रहे इंडिया के। ठीक है। और इन्होंने सबको इंटीग्रेट करा इंडिया में। लेकिन फिर भी कुछ रीजन्स रहे, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर, कश्मीर, जहाँ पर प्रॉब्लम हुई, मुश्किल हुई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करवाने में। ठीक है। तो ये जो लिखा है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये वही डॉक्यूमेंट है जिसको साइन करने से आप इंडिया का पार्ट बन जाते हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट हैदराबाद। तो यहाँ पे इतनी देर से हम बात कर तो रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। ठीक है। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने चुपचाप इंटीग्रेट हो गए और ज़्यादा परेशान नहीं होने लगा, ठीक है यार इंडिया हैप्पी हो जाओ, हम तुम्हारा पार्ट बन जाएंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने बहुत परेशान किया हमको, कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने बहुत परेशान किया, एंड वन ऑफ देम वर हैदराबाद। ठीक है। तो हैदराबाद की क्या स्टोरी रही ये हम देखते हैं। क्या हुआ, हैदराबाद में जो रूल था वो निज़ाम का था। तो वहाँ पे जो रूलर रहे उनको हमने बोला निज़ाम। ठीक है। वहाँ के नवाब थे वो, और वो थे वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। तो उन्होंने बोला मैं तो अमीर हूँ, मैं क्यों उनकी बात सुनूँ, मैं तो अपना सेपरेट नेशन बनाऊँगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इंडिया है, मान लो नीचे का इंडिया का थोड़ा सा सदर्न एरिया, इंडिया के बीचों बीच लाई करता है हैदराबाद। ऐसा नहीं कि कोई कोना है उसको अलग से काट दिया, साइड कर दिया, नहीं, इंडिया के बीचों बीच लाई करता है हैदराबाद। तो हम उसको अलग नहीं कर सकते। मैं बोलूँ आज की डेट में तुम उत्तर प्रदेश को इंडिया में से अलग कर दो, तो उत्तर प्रदेश भी तो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है ना इंडिया का। वैसे दिल्ली एक सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, या फिर मैं बोलूँ मध्य प्रदेश, मतलब उसकी तो खैर फिर भी बॉर्डर है, बट हाँ कोई एक सेंट्रल पार्ट था इंडिया का, उसकी कोई बॉर्डर्स नहीं थे बाहर कोस्टल एरिया से जो निकल रहे हो, बे ऑफ बंगाल साइड या फिर मतलब किसी भी इंडियन ओशन में, नहीं, वो बिल्कुल सेंटर में था। तो ये मेन प्रॉब्लम थी हमारी कि बिल्कुल सेंटर है इंडिया के, मैन देर लाइक वी नीड सेपरेट, वी वांट टू बी अ सेपरेट नेशन, डजंट मेक सेंस ना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई इस बात को लेकर के। जो निज़ाम था उनका, जो रूलर था, उसने थोड़ा उस पर हमने उस पर प्रेशर बनाया है कि यार प्लीज़, तो वो थोड़ा माना। उसने एक अग्रीमेंट साइन किया। उसने क्या साइन किया, स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट, कि मैं ऑन होल्ड हूँ, मैं सोच के बताऊँगा, अभी थोड़ी शांति रखो, अभी ऑन होल्ड हूँ, थोड़ा सोच के बताऊँगा। तो ये वाला एक अग्रीमेंट साइन किया उसने कि आई एम ऑन स्टैंड स्टिल, मतलब मैं अभी होल्ड पे हूँ, आई विल थिंक एंड आई टेल यू।
तो उसने कब साइन किया? नवंबर 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस के काफ़ी टाइम बाद, कुछ महीने बाद उसने जाकर के बड़ी मुश्किल से साइन किया स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, इसी दौरान में क्या चला कि जो लोग थे हैदराबाद के, उन्होंने एजिटेशन यानी कि प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट निज़ाम। वो निज़ाम के रूल से खुश नहीं थे, हैदराबाद के लोग निज़ाम के रूल से खुश नहीं थे। उन्होंने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया और हैदराबाद के जो लोग थे उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। मेनली कौन थे इस मूवमेंट के अंदर? हाँ, तो लोग जो थे वो दे वर नॉट हैप्पी विद निज़ाम्स रूल। तो ना यहाँ पे उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया और मेनली जो तेलंगाना साइड पे है वहाँ पे मूवमेंट चला। किसने चलाया है मूवमेंट? कम्युनिस्ट लोगों ने, जिनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उन्होंने, और हैदराबादी कांग्रेस, जो भी हैदराबाद की कांग्रेस थी, उन्होंने ये मूवमेंट चलाया कि वी डोंट नीड द रूल ऑफ निज़ाम। हम बड़े दुखी हो गए निज़ाम के मोनार्कियल रूल से, हमको एक बेटर कंडीशन चाहिए हैदराबाद। ये सब चल रहा था। पेजेंट्री फाइट कर रही थी, लोग फाइट कर रहे थे, हैदराबादी कांग्रेस फाइट कर रही थी और कम्युनिस्ट लोग फाइट कर रहे थे अगेंस्ट द रूल ऑफ निज़ाम। अब निज़ाम ने यहाँ पे एक गलती करी। निज़ाम ने क्या किया? निज़ाम ने पैरामिलिट्री मतलब मिलिट्री जैसे, ठीक है, तो पैरामिलिट्री फोर्स को एकदम ओपन फायर एकदम छोड़ दिया लोगों पे कि जाओ पीटो इनको, मारो इनको, लेकिन इनको शांत कराओ। ये कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं मेरे खिलाफ? तो ये वॉज अ वेरी बैड रूलर। देखने से पता चल गया होगा इसी बात से। तो ये जो पैरामिलिट्री फोर्स थी, इनको हमने बोला रजाकर्स। ठीक है, तो ये जो रजाकर थे इनको छोड़ दिया गया किस पर? नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पे। निज़ाम का टारगेट थे नॉन मुस्लिम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हीरो बनती हुई इंडियन आर्मी आई कि ठीक है यार, ऐसे कैसे मार रहे हो तुम लोग नॉन मुस्लिम लोगों को, और उनको तो मौका चाहिए था इंटीग्रेट करने का। लेकिन दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि निज़ाम का रूल बहुत बेकार था। तो 1948 में जो है इंडिया की आर्मी हैदराबाद में मूव करती है और निज़ाम सरेंडर कर देता है आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ फाइटिंग। ठीक है, तो उसके बाद हैदराबाद का जो निज़ाम है फाइनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देता है और सितंबर 1948 में जो है ये सब होता है। उसके बाद जो हैदराबाद है वो फाइनली 1948 के एंड में जा कर के हमारी कंट्री का पार्ट बन जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट हम चलते हैं मणिपुर पे। मणिपुर में क्या चल रहा है? देखो, मणिपुर का जो इश्यू है ना वो आज तक कंटिन्यू होता आ रहा है। आज भी मणिपुर के लोग खुद को इंडिया का पार्ट नहीं मानते, और वो क्यों नहीं मानते हैं उसका रीज़न यहाँ लिखा है। तो जो मणिपुर का जो रूलर था उसका नाम था बोधा चंद्र सिंह। बोधा चंद्र सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था इंडिया के साथ। यहाँ थोड़ी सी उल्टी कहानी है। वहाँ पे लोग चाह रहे थे इंडिया के साथ मर्ज होना और निज़ाम नहीं चाह रहा था। यहाँ पे जो है रूलर चाह रहा था, उसने एक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट साइन भी कर दिया, लेकिन जो है लोग नहीं चाहते थे इंडिया के साथ मर्ज होना। तो इसलिए क्या हुआ कि वहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, तो क्या हुआ? बोधा चंद्र सिंह जो था हमारा महाराष्ट्र ऑफ मणिपुर, और उसने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। लेकिन जो लोग थे मणिपुर के वो अगेंस्ट थे इसके, तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। और उसी के साथ साथ जो है मणिपुर में हमको ड्यू टू हैवी प्रेशर, पब्लिक प्रेशर, इलेक्शंस कराने पड़े। तो हमने क्या हुआ, उसने मणिपुर के महाराज ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, हमको इंडिया का पार्ट नहीं बनना, और ड्यू टू पब्लिक प्रेशर फ्रेश इलेक्शंस हुए मणिपुर में। तो मणिपुर में क्या हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई इन जून 1948। तो जब हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन गया था, उसी दौरान समवेयर उसी टाइम पीरियड में जो है मणिपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी। मणिपुर इज़ द, अच्छा हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है MCQ वाइज भी, कि मणिपुर ऐसा फर्स्ट पार्ट है इंडिया का जहाँ पे सबसे पहले इलेक्शंस हुए थे। देखो, पूरे इंडिया में लोकसभा इलेक्शन, स्टेट लेवल इलेक्शन सब हुए थे 1952 में, लेकिन मणिपुर क्योंकि पब्लिक प्रेशर था उसकी वजह से जून 1948 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बेस्ड इलेक्शंस हुए थे मणिपुर में। तो अगर क्वेश्चन आता है कौन सी स्टेट में सबसे पहले इलेक्शंस हुए थे इंडिया के अंदर, तो आप लिखोगे मणिपुर। ठीक है जी, मणिपुर इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब क्या हुआ कि थोड़े बहुत डिफरेंसेस होने लग गए लेजिस्लेटिव असेंबली में और उसके बीच महाराजा के ऊपर। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पर रूल करती थी, इलेक्शन हो गए तो उनका अपना अलग सिस्टम चल रहा है वहाँ पर। स्टेट कांग्रेस सपोर्टेड एंड अदर्स अपोज्ड।
ठीक है, मतलब स्टेट कांग्रेस जो थी उन्होंने सपोर्ट किया, मतलब वहाँ पे अभी भी जो है ना सिस्टम सही नहीं चल रहा था, ठीक है। लेकिन उसके बाद एकदम से क्या होता है कि महाराजा ऑफ मणिपुर आउट ऑफ नोवेयर, देखो वो क्या रहा है यहाँ पे, पहले महाराज का रूल था, फिर उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, लोग खुश नहीं थे, फ्रेश इलेक्शन हुआ, ठीक है। वहाँ पर उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली का रूल है, ठीक है, वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली रूल कर रही है, जो कि कोऑर्डिनेट कर रही है इंडिया के साथ, लेकिन कम्प्लीटली इंडिया के रूल के अंडर नहीं है। कौन? मणिपुर। तो क्या है, मणिपुर जो है एकदम से आउट ऑफ नोवेयर, मणिपुर का महाराज जो कोई अथॉरिटी होल्ड नहीं कर रहा ऑफ मणिपुर, मतलब थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से उसके पास राइट है, लेकिन मेनली लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल है वहाँ पे। लेकिन फिर भी आउट ऑफ नोवेयर महाराजा ऑफ मणिपुर जो है वो साइन कर देता है क्या? मर्जर अग्रीमेंट, ठीक है। सितंबर 1949 में महाराजा ऑफ मणिपुर बिना लेजिस्लेटिव असेंबली को कंसल्ट किए मर्जर अग्रीमेंट साइन कर देता है, और इससे जो है मणिपुर के लोग बहुत गुस्सा होते हैं, और आज तक ये एंगर है मणिपुर के लोगों में, ठीक है। आज तक ये एंगर है, ये फाइट है, अभी भी चल रही है, ठीक है, अभी भी चलती जा रही है पार्टीशन से। एंड पीपल ऑफ मणिपुर दे डोंट कंसिडर देयर पार्ट देमसेल्व्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, वो बोलते हैं कि हमको धोखे से इंटीग्रेट किया गया, ठीक है। तो ये गुस्सा भी है मणिपुर के लोगों के अंदर। आगे चलते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब तक स्टोरी में क्या हुआ है कि हमको इंडिपेंडेंस मिल गई है, पार्टीशन हो गया है, मणिपुर का इशू रिजॉल्व हो गया है, हैदराबाद का इशू रिजॉल्व हो गया, ठीक है। बाकी हम नहीं जा रहे हैं जूनागढ़ और कश्मीर वाले इशू पे, ठीक है, उसका इतनी डिटेल नहीं है यहाँ पे सिलेबस के अंदर, तो यहीं तक रखते हैं। अब जो है सब थोड़ा शॉर्ट वॉट हो गया है इंडिया में बढ़िया से, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम और रह गई है। जब हमको इंडिया का पार्ट बनाया जा रहा था, मतलब अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया का पार्ट बनाया जा रहा था, तो उनसे एक प्रॉमिस किया गया था कि तुमको लैंग्वेज के बेस पर अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड करेंगे। लेकिन क्योंकि सबको इंटीग्रेट करने में इतनी प्रॉब्लम रही, मणिपुर को बहुत मुश्किल इंक्लूड किया गया, हैदराबाद को बहुत मुश्किल इंक्लूड किया गया, तो इस दौरान जो हमारे लीडर्स थे उनको ये डर था कि यार अगर अब स्टेट्स को अलग अलग बाइफरकेट करेंगे, उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो है देंगे, मतलब अलग अलग करेंगे, उनको अपना वो देंगे, अलग अलग स्टेट्स देंगे उनको अपनी, तो मे भी हो सकता है कि हम आगे और फर्दर डिवाइड हो जाएं। तो इस डर से, इस डर ऑफ डिवीज़न के डर से उन्होंने अपना प्रॉमिस नहीं फुलफिल किया। लेकिन लोगों को याद था, उन्होंने बोला कि तुमने प्रॉमिस किया था लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, हमको लिंग्विस्टिक स्टेट्स चाहिए, यानी लैंग्वेज के बेस पे हमको स्टेट्स चाहिए। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये अबाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है कि ठीक है सबको इंटीग्रेट कर लिया, लेकिन अब उनको ठीक से डिवाइड करो, तो लाइक प्रॉपरली अलग अलग स्टेट्स में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि ड्राइंग द इंटरनल बाउंड्रीज वाज अनदर टास्क इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो यहाँ पर हमको अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग बाउंड्रीज ड्रॉ करनी थी। Linguistic and cultural plurality of India could be reflected without affecting nation building unity challenges of nation building. Our national movement have promised the formation of states that linguistic base after the independence of our leaders feared that, ठीक है। तो मैंने यही बताया अभी तुमको कि हमने प्रॉमिस किया था, मतलब हमारे लीडर्स ने प्रॉमिस किया था कि एक सेपरेट नेशन देंगे, पर वो नहीं दे पाए, तो इसलिए लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि यार हमको ऐसी स्टेट्स चाहिए जो लैंग्वेज पे बेस्ड हो। आगे चलते हैं। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला कि यार ठीक है, एक और रीज़न था कि उन्होंने क्यों लिंग्विस्टिक उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी कंट्री में इतनी पॉवर्टी थी, इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, सोशल चैलेंजेस थे, तो इन सब से डील करना था। अब उसके बीच में उसको डिवाइड करना, स्टेट्स को डिवाइड करने का वॉज अनदर टास्क। तो उन्होंने बोला कि यार अब सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस से ध्यान हट जाएगा, कहाँ ऑर्गेनाइजेशन करें स्टेट्स की, छोड़ो ना। बट लोगों ने बोला कि नहीं, प्लीज़ हमको डिवाइड करो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। एंड द फेट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हैड नॉट बीन डिसाइडेड, द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मैटर। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने पोस्टपोन करने का सोचा इसको, लेकिन जो है लीडर्स जो थे, बाय लोकल लेवल जो लीडर्स थे और जो लोग थे, उनको चाहिए था अपना लैंग्वेज बेस्ड स्टेट चाहिए थी। तो सबसे पहला हमने जो मूवमेंट देखा इस चीज़ को लेकर के कि हमको लैंग्वेज बेस्ड वो चाहिए, स्टेट्स चाहिए, वो था विशाल आंध्रा मूवमेंट, ठीक है। तो इस विशाल आंध्रा मूवमेंट में आंध्र प्रदेश की डिमांड थी, ठीक है।
क्या रहा इसमें, फॉर सेपरेट आंध्रा डिमांडेड दैट तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास, कि मद्रास एरिया में से जो तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं उनको अलग करो, उनके लिए अलग आंध्र प्रदेश बनाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी थी जो आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन को सपोर्ट करती थी। और उसी टाइम पे एक लीडर उठ करके आए जिनका नाम था पोती सिरामालू, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, पोती सिरार मालू ने ये बोला, मतलब कि उन्होंने बोला कि हमको अलग स्टेट चाहिए आंध्र प्रदेश, और अगर तुम नहीं दोगे तो आई विल सेट ऑन अ इनडेफिनेट फास्ट, मैं एक इनडेफिनेट फास्ट पे बैठूंगा, मतलब कि मैं तब तक फास्ट करता रहूँगा जब तक मैं मर नहीं जाता, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट फास्ट। उन्होंने ऐसा किया भी, वो 56 डेज़ के फास्ट पे बैठे एंड अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 56th डे उनकी डेथ हो जाती है। और जैसे ही पोती सिरार मालू की डेथ होती है बहुत लोगों में गुस्सा भर जाता है, एक अनरेस्ट हो जाते हैं लोग बिल्कुल ही, ठीक है। और जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंटर लेवल पे है, बहुत प्रेशर बनता है उस पर कि मद्रास से तेलुगु स्पीकिंग लोगों को अलग करो, आंध्र प्रदेश बनाओ। और ऐसा ही हुआ, बहुत प्रेशर बना हमारी गवर्नमेंट पे इस चीज़ का कि पोती सिरार मालू की डेथ हो गई इंडेफिनेट फास्ट पे बैठे बैठे। तो इसीलिए 1952 में आंध्र प्रदेश को एक अलग स्टेट बनाया गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, प्लीज़ मार्क इट डाउन। आंध्र प्रदेश वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब लैंग्वेज बेस्ड फर्स्ट स्टेट थी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, मेजरली तेलुगु, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लेड टू सिमिलर मूवमेंट्स इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो आंध्र प्रदेश को और विशालांध्र मूवमेंट को देखते ही अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में सेम टाइप ऑफ मूवमेंट्स हमको देखने को मिले। तो ऐसे ही इतने सारे मूवमेंट्स चलते गए, तो अब उन्होंने बोला कि यार अब तो ये बहुत परेशान कर रहे हैं, अब तो हमको करनी ही पड़ेगी डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो उन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम बिठाया, एक कमीशन बिठाई, दी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिन्होंने जो है लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स को डिवाइड किया। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी 1953 में, और इस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे फजल अली इसको मतलब लीड कर रहे थे। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप हुई थी 1953 में, लेकिन उन्होंने सब एनालिसिस किया कि कहाँ से कौन सी स्टेट बननी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज की कौन सी स्टेट बननी चाहिए, और ये सब डिसाइड करके उन्होंने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को शॉट डाउन किया, लिस्ट अप किया। और उन्होंने जो है एक्ट पास किया 1956 में, मतलब उनको 3 साल लगे सारी स्टेट्स को लिंग्विस्टिकली डिवाइड करने में, और इन 3 साल बाद हमको 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज मिली। ये बाद में जाकर इंक्रीज़ हो गई, लेकिन हाँ हमको उस टाइम पे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिली। इम्पैक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, रीजनल लीडर्स बिकेम पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स। तो जो रीजनल लीडर्स थे वो भर कर के आए नेशनल पॉलिटिक्स में, उन्होंने अच्छे से हिस्सा लिया। तो ये एक अच्छा पॉइंट था अबाउट लिंग्विस्टिक स्टेट्स। उसके अलावा एक यूनिफॉर्मिटी रही, ठीक है, स्टेट्स में। हमको लगा था कि मे बी इट्स नॉट अ गुड डिसीजन, बट अल्टीमेटली इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन। एक सेंस ऑफ मोर यूनिफॉर्मिटी रही। हमको ब्रेक करने की बजाय, वीकनेस बनने की बजाय, ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स और स्ट्रेंथन करती चली गई इंटरनली इंडिया को। तो it was a strengthenment in national unity. It was a very good thing which happened. Acceptance for principle of diversity. ठीक है यार, हमारी अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर हैं, लेकिन खुद के कल्चर के लिए भी तो स्पेस होनी चाहिए, खुद की लैंग्वेज के लिए भी स्पेस होनी चाहिए। और इसने जो है डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल को और अच्छे से एक्सेप्ट करने की लोगों को लिबर्टी दी, और अच्छे से एक तरीके से फ्लरिश हुई हमारी डाइवर्सिटी। और तो ये अच्छे पॉइंट्स थे अबाउट लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अच्छा, इसके बाद ना ये तो हुआ 1956 तक, लेकिन फिर 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ये 3 नई स्टेट्स बनी। प्लीज़ रिमेंबर दिस, नीचे जो रेड में लिखा है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड अलग स्टेट्स बनी 2000 में। और सबसे रीसेंट स्टेट कौन सी हमारी जो 2014 में बनी, वो थी तेलंगाना। तो तेलंगाना में सबसे रीसेंट हमारी स्टेट बनी है, वो है तेलंगाना 2014 में। आगे चलते हैं। डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स हैज़ नॉट कम टू एन एंड, ठीक है। तो हमारा लास्ट टॉपिक यही है कि अभी भी डिमांड चल रही है न्यू स्टेट्स की। तो जो है महाराष्ट्र में विदर्भा की एक सेपरेट डिमांड चल रही है कि महाराष्ट्र में से विदर्भा को सेपरेट करो। और उत्तर प्रदेश
मतलब कुछ पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश और कुछ पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल को मिला करके हरित प्रदेश बनाने की बात चल रही है। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट निकालो, वेस्ट बंगाल कुछ पार्ट निकालो और एक हरित प्रदेश बनाओ, अलग एक स्टेट बनाओ। तो ये डिमांड ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स अभी भी चल रही है इन कुछ पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद द वीडियो एंड आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। विद इन द स्पैन ऑफ 40 मिनट्स हमने कोशिश करी है चैप्टर कवर करने की। इन केस आपको लगता है कि कोई टॉपिक ढंग से कवर अप नहीं हुआ है एंड यू वांट मी टू रीमेक अ वीडियो अबाउट इट, प्लीज़ लेट मी नो। कोई डाउट है तो ऑल्सो लेट मी नो अबाउट दैट, आई विल ऑल्सो क्लियर दैट इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बाय बाय, थैंक यू।